जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 1 कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई तो इसके दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है, एक यूकैरियोटिक पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एवं नामांकित आरेखीय चित्र बनाएं। वर्णन की आवश्यकता नहीं, इसमें वर्णन नहीं करना है, सिर्फ हमें चित्र बनाना है। तो देखिए यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिका का चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ पे देखिए, ये रहा राजधानी गोल्जी का माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका द्रव, अंतःप्राद्रव्य जालिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और इधर केंद्रक झिल्ली और ये क्रोमैटिन। तो आप लोग यह चित्र देखकर बना लेंगे यूकैरियोटिक पादप कोशिका का। दूसरा नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देने वाले एक जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाएं। वर्णन अनपेक्षित, यानी कि इसमें भी वर्णन नहीं करना है, सिर्फ हमें चित्र ही बनाना है। तो ये रहा, देखिए यहाँ पे जंतु कोशिका का चित्र। तो इधर देखिए यहाँ पे कोशिका द्रव, माइक्रोट्यूबुलून, माइटोकॉन्ड्रिया, चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका, केंद्रक द्रव, क्रोमैटिन जालिका, दानेदार अंतःप्राद्रव्य जालिका। और इधर देखिए यहाँ पे कोशिका झिल्ली हो गया, ये गोल्जी काय हो गया, सेंट्रोसोम, केंद्रिका, केंद्रक छिद्र, केंद्रक झिल्ली और राइबोसोम ये रहा। तो आप लोग यह चित्र देखकर बना लेंगे। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की रचना एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। माइटोकॉन्ड्रिया का लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में पाई जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कोशिका द्रव में बिखरी होती है। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में ये सूक्ष्म छाड़ों या धागे नुमा, दानेदार या गोलाकार दिखाई देते हैं। पादप कोशिका में इसकी संख्या जंतु कोशिका से कम होती है। जंतु कोशिका में यह संख्या 10,000 या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इनकी विस्तृत रचना का ज्ञात इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही प्राप्त होता है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एवं एक अंतः झिल्ली से चारों ओर घिरी होती है। यहाँ पे देखिए, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र। तो आप लोग ये देखिए, यहाँ पे अंतः झिल्ली और ये बाहरी झिल्ली हो गया, और इधर मैट्रिक्स और ये क्रिस्टी है। तो आप लोग आप लोग चित्र भी साथ में ही बना लेंगे। और उसके बाद लिखेंगे कि तथा इसके बीच में एक तरल गुहा होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली से अनेक परत निकलकर माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में लटकते रहते हैं, जिनको क्रिस्टी कहते हैं, तथा जिनमें कोशिकीय श्वसन से संबद्ध एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इनमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, जिससे अपना कुछ प्रोटीन बनाने में ये सक्षम होते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों को लिखेंगे। पहला कार्य इसमें कि इनमें उपस्थित कोशिकीय श्वसन के एंजाइम्स के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप जीव के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी कि बिजली का घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। दूसरा कार्य लिखेंगे कि यह ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा रहता है। कोशिका नए यौगिक के निर्माण के समय एटीपी में संचित ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। तीसरा कार्य लिखेंगे कि क्रिस्टी से अंदर की झिल्ली की सतह क्षेत्र बढ़ता है। 4 नंबर प्रश्न है, यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतरों को स्पष्ट करें। यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताना है। पहला अंतर लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का कि यह अर्ध कोशिका है। इसका आकार प्रायः छोटा होता है, यानी कि 1 से 10 यूएम होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका यह विकसित कोशिका है, इसका आकार प्रायः बड़ा होता है, 5 यूएम से 100 यूएम तक। दूसरा अंतर लिखेंगे कि वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित रहता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित रहता है, यानी कि पाया जाता है। तीसरा अंतर लिखेंगे कि इसमें केवल जीवाणुओं एवं साइनोबैक्टीरिया में मौजूद होता है यह, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका सभी पादपों और जंतुओं में
मौजूद रहता है। चौथा अंतर लिखेंगे कि इसमें केंद्रिका नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका पाया जाता है। पांचवा अंतर लिखेंगे कि यह केवल इसमें इसमें केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में अनेकों क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला अंतर लिखेंगे कि गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका इसमें नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका पाए जाते हैं। अगला अंतर लिखेंगे कि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और आठवां अंतर लिखेंगे कि यह कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस द्वारा होता है। तो आप लोग लिख लेंगे। 5 नंबर प्रश्न है क्रोमोसोम की संरचना को सचित्र समझाएं। इसका उत्तर लिखेंगे कि एक सामान्य कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम महीन, लंबे तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। सामान्यतः क्रोमोसोम बेलनाकार होते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम के 3 भाग होते हैं। पहला पेलिकल, दूसरा मैट्रिक्स तथा तीसरा क्रोमैटिड्स। क्रोमोसोम का सबसे बाहरी आवरण पेलिकल कहलाता है। देखिए यहाँ पे सबसे बाहरी आवरण पेलिकल कहलाता है। पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स में क्रोमोसोम की पूरी लंबाई में 2 समांतर कुंडलित धागे के समान रचना होती है, जो अर्धगुणसूत्र या क्रोमैटिड कहलाते हैं। प्रत्येक क्रोमैटिड में 2 या अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागे के समान रचनाएं होती है, जिन्हें क्रोमोनीमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमैटिड के क्रोमोनीमेटा इतनी अत्यधिक घनिष्ठता से एक दूसरे से संबंध होते हैं कि वे एक ही दिखाई पड़ते हैं। क्रोमैटिड डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। इसी डीएनए अणु के खंड जीन हैं, जो क्रोमैटिड की पूरी लंबाई में दाने सदृश दिखते हैं। तो आप लोग ये देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र का चित्र, इसी को क्रोमोसोम या गुणसूत्र भी कहा जाता है। तो आप लोग यह चित्र भी साथ में बना लेंगे। और उसके बाद फिर क्रोमोसोम की संख्या के बारे में लिखेंगे कि सभी जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव शरीर की कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम, ड्रोसोफिल की कोशिकाओं में 8 क्रोमोसोम, मकई के पौधे की कोशिकाओं में 20 क्रोमोसोम, टमाटर के पौधे की कोशिकाओं में 24 क्रोमोसोम, आलू के पौधे की कोशिकाओं में 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये क्रोमोसोम सदा जोड़े में रहते हैं। एक जोड़े के दोनों क्रोमोसोम हमेशा एक दूसरे के समान होते हैं, इसीलिए ये दोनों आपस में समजात क्रोमोसोम कहलाते हैं। ऐसी कोशिका के क्रोमोसोम समूह जिसमें दोनों समजात क्रोमोसोम होते हैं उसे द्विगुणित कहलाते हैं। परंतु युग्मकों जैसे शुक्राणु तथा अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कायिक कोशिकाओं के क्रोमोसोम की संख्या के आधी होती है। ऐसी कोशिकाओं को क्रोमोसोम समूह अगुणित कहलाते हैं। आप लोग लिख लेंगे। 6 नंबर प्रश्न है केंद्रक का क्या कार्य है? चित्र सहित इनकी संरचना का उल्लेख करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि कोशिका द्रव के बीच एक बड़ी गोल गाढ़ी संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं में केंद्रक मौजूद रहता है। इसके चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली रहती है, जिसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसमें अनेक केंद्रक छिद्र रहते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। प्रायः
एक केंद्रक हर जीवित कोशिका में पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पे ये रहा केंद्रक का चित्र, तो आप लोग साथ में चित्र भी बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे केंद्रक झिल्ली हो गया, ये केंद्रक द्रव्य, ये रहा केंद्रक छिद्र, फिर केंद्रिका ये रहा, और ये रहा क्रोमैटिन जालिका, ये रहा अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो आप लोग साथ में चित्र भी बना लेंगे। और उसके बाद लिखेंगे कि केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य भरा रहता है, जिसे केंद्रक द्रव्य या न्यूकोप्लाज्मा कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में महीन धागों की जाल जैसी रचना पाई जाती है, जिसे क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। ये डीऑक्सीराइबोसो डीऑक्सीराइबोसो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका के धागे अलग होकर कई छोटी और मोटी छाले जैसी रचनाओं में बदल जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। डीएनए में और कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ये जीन पैतृक गुणों के वाहक होते हैं, अतः डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवंशिक इकाई कहते हैं। फिर उसके बाद केंद्रक का कार्य लिखेंगे। तो पहला कार्य देखिए कि केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। केंद्रक की अनुपस्थिति में कोशिका विभाजन संभव नहीं है। दूसरा कार्य लिखेंगे कि केंद्रक कोशिका के भीतर संपन्न होने वाली सभी उपापचयी या जैविक तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और तीसरा कार्य लिखेंगे कि कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा कार्य लिखेंगे कि यह कोशिका के विकास एवं परिपक्व को निर्धारित करता है। पांचवा कार्य लिखेंगे कि केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिकीय आरएनए उत्पन्न करता है। 7 नंबर प्रश्न है, कोशिका झिल्ली पदार्थों के परिवहन में किस प्रकार अपनी भूमिका अदा करती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि कोशिका झिल्ली के द्वारा ही परागण की क्रिया संपन्न होती है। पदार्थों के परिवहन के लिए जीवन तंत्रों में परिवहन तंत्र होता है, जिसके अंतर्गत जल एवं खाद्य पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भागों तक संवहन होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर कोशिका झिल्ली के द्वारा ही होता है। जंतुओं में भी गैसों, पोषक तत्वों, हार्मोन उत्सर्जी पदार्थों या उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में परिवहन होता रहता है, जिसमें कोशिका झिल्ली की मुख्य भूमिका रहती है। 8 नंबर प्रश्न है, अल्प पराशरी, समपराशरी तथा अतिपराशरी विलयनों में किसी जीवित कोशिका को बारी बारी से डाला जाए तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि देखिए, जब कोशिका को अल्प पराशरी विलयन यानी कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के विलयन की अपेक्षा कम हो, उसमें रखा जाता है, तो बाहरी विलयन से पानी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। इस क्रिया को अंतःप्रासरण कहते हैं। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आते जाते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका के बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इसका परिणाम यह होता है कि जल के कोशिका के भीतर प्रवेश करने से कोशिका फूल जाएगी। और दूसरा, जब कोशिका को समपराशरी विलयन यानी कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता के बराबर हो, उसमें रखा जाता है, तो कोशिका के आकार एवं वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जल के अणु कोशिका झिल्ली के आर पार तो जाते आते हैं, लेकिन जल की जितनी मात्रा भीतर जाती है उतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार शुद्ध रूप से जल की कोई गति नहीं हुई। और तीसरा देखिए कि जब कोशिका को अतिपराशरी विलयन यानी कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के विलयन की तुलना में अधिक होती है, उसमें रखा जाता है, तब कोशिका के अंदर से जल निकलकर बाहरी विलयन में प्रवेश करता है। इस प्रक्रिया को बहिःपरासरण कहते हैं। इस क्रिया के दौरान भी जल
दौरान भी जल अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करते हैं, लेकिन स्वतंत्र होते हैं। लेकिन कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा कोशिका के भीतर जाने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है, फलस्वरूप कोशिका सिकुड़ जाती है। तो आप लोग इसका उत्तर लिख लेंगे। आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। फिर मिलेंगे हम लोग एक अगले वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।